नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लेकर आए आपके सामने बसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। तो आपको ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है और सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको क्या लेकर बैठना है? अपनी बुक और पेंसिल। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको कठिन शब्द हम यहाँ पे अंडरलाइन करके बताएंगे वो आपको वहाँ पे रेखांकित करके रखना है, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको मुश्किल ना आए। तो जो दादी माँ है वो लेखक अपनी ही कहानी बता रहा है, उसी की अपनी दादी माँ जो बचपन में जब वो दादी माँ के पास गांव में जाता था तो कैसे उसकी दादी माँ रहती थी, कैसे उन्होंने परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखा, बच्चों को सुरक्षित रखा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, और जब वो अंत समय आता है, अंत में उसके पास जब लेटर आता है तो वो सारा रिकॉल हो जाता है, सारा जो पहली बातें होती हैं वो लेखक को याद आ जाती है। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। और हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए कि जहाँ पर भी विराम चिन्ह आते हैं उन विराम चिन्हों को आपने ध्यान से देखना है कि अल्प विराम है, अर्ध विराम है या क्या है, तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चलिए, कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, अल्प विराम है। सच तो यह है कि ज़रा मतलब मैंने आपको 6 में भी बताया था कि ज़रा ज के नीचे क्या लगाया, नुक्ता लगाया। और कौन से शब्दों में लगता है ये? फारसी वाले शब्दों में। ज़रा सी कठिनाई पड़ते, अब यहाँ पे क्या है, अर्ध विराम है। अर्ध विराम और अल्प विराम में थोड़ा सा अंतर होता है। अल्प विराम बहुत थोड़े समय के लिए रुकने के लिए होता है, और अर्ध विराम जब दो वाक्यांश के बीच में जो होता है वो पूरे नहीं होते और वहाँ पे थोड़ा रुकने के लिए होता है। बीसों गर्मी, ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखे, यानी इतनी मौसम गुजरे, यानी 20 से भी ज़्यादा, तो बीसों की यहाँ मतलब 20 है ये, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, जू का तू आया तो क्या बनेगा, ये तत्सम बनेगा। अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर, ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने दो, जैसा भी सोचते हैं। सोचने से होता ही क्या है, पर बस मेरी जो आँखों के सामने शरद मतलब सर्दियों की शीत ऋतु किरणों के, शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, साफ, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो किसकी छाया है? यानी कि दादी माँ की। तो उसमें कमज़ोरी है, पर अपनी उसमें बोलते हैं कि अपनी पर तो सच तो यही है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात, वसंत देखने के बाद भी, यानी कि जो वो ये सारी कहानी बता रहा है वो अपनी दादी के बारे में बोल रहा है कि जो उसके मित्र हैं वो हर साल उसे छुट्टियों के आने पर उसे बोलते हैं कि अब तो तू गांव जाएगा, उसकी बात है, और फिर पीछे से उसकी मजाक उड़ाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, गांव जाना कोई वो तो नहीं है। और जो है, मुझे वहाँ के जो सामने शरद की शीत किरणों की जो स्वच्छ शीतल सी किसी की धुंधली छाया नज़र आती, किसकी? दादी की। यहाँ पे लेखक अपनी बात बता रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे कंवार के दिन आए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा भी और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में बौखलाते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले
दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। यहाँ पे सारे मौसम, यहाँ पे हिंदी के कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और हिंदी का जो कैलेंडर है वो कहाँ से शुरू होता है, वो चैत्र मास से होता है। चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भादवा, असोज, कार्तिक, फिर उसके बाद में माघ, पोह, फागुन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे हर मौसम की बात बताई गई है। तो उन्होंने कहा कि जब बरसात होती है ना, जो बरसात के जो दिन होते हैं उसमें जो है वो दूर दूर से बह कर के, सिवान यहाँ पर नदी है, ठीक है, तो दूर दूर से घास जो है वो जल के साथ साथ उखड़ उखड़ के आ जाती है। और बरसात की जो घास होती है, आपने देखा होगा, जो बारीक बारीक सी पतली पतली सी जो घास होती है वो इस तरह की होती है, ऐसे ऐसे करके। और उसकी जो जड़ में है छोटा छोटा सा ऐसे गुठली सी होती हैं, जिसे उसमें ये यहाँ पे बताया गया है ना कि बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर, यानी कि जो उसकी जड़ होती है, जो छोटे छोटे बीज होते हैं, वो जब पानी ठहर जाता है और वो सड़ जाता है गर्मी के कारण, तो उसमें से अजीब सी गंध आने लगती है, विचित्र यानी अनोखी। विचित्र का मतलब यहाँ पे क्या है, अनोखी सी गंध आने लगती है। और जो यहाँ पे देखिए ये विचित्र है ना, अनोखी सी गंध आने लगती है, विचित्र सी गंध आने लगती है। जो सड़कों के किनारे जो या गली के बीच में जो जलाशय होते हैं, थोड़ी दूर दूर पर थोड़े थोड़े से पानी के वो जलाशय टाइप बन जाते हैं, तो उसमें झाग भर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे उनके बीच में जा कर के कूदते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका आषाढ़, यहाँ पे ये देखिए आषाढ़ है, तो आषाढ़ में आम जामुन ना मिले, आषाढ़ में ही आते हैं ना आम और जामुन। जब जून के बाद जुलाई आता है तो उसमें आम और जामुन आते हैं। उसमें लेखक बोल रहा है कि आम और जामुन ना मिले कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं, दुख दुख नहीं, चैत के दिनों में मतलब जब गेहूँ कटते हैं। चैत्र का महीना कौन सा होता है, मार्च और अप्रैल का। मार्च के बाद में फिर बैसाख आता है, ज्येष्ठ आता है, साड़ आता है। तो ये सारे जो महीने हैं, चैत्र में क्या होता है, लाई कटती है। लाई मतलब गेहूँ, ठीक है। उसके साथ में सभी जो मज़दूर लोग होते हैं वो गुड़ लेते हैं, क्योंकि डस्ट होती है ना, तो डस्ट जो है वो गुड़ जो है वो खाने से अंदर की डस्ट जो है वो ठीक हो जाती है। कि गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, अफसोस मतलब दुख नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। अब यहाँ पे जो है हुड़कना मतलब कुड़ रहा था। 2-1 दिन से ही तो कूद सका था, मतलब उसने 2-1 दिन वहाँ पे उस पानी में कूदा था और वो वहाँ पे नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो। ज्वर मतलब यहाँ पे क्या है, बुखार, ठीक है। ज्वर मतलब बुखार, फीवर। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना, साबू मतलब साबूदाना जो बीमार होने पर दिया जाता है ना, वो हल्का होता है ना इसलिए। और नींबू जो है वो टेस्ट के लिए होता है, क्योंकि टंग में थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ाई, ज्वर मतलब बुखार तो चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया, रज़ाई पर रज़ाई, यानी कि सर्दी भी लग रही और बहुत ही तेज़ बुखार चढ़ा। रात 12 बजे, मतलब वो कहने का ये है कि कोई भी फल फ्रूट ना मिले, जो भी मौसमी फल है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो कुंवार के दिनों में जो वहाँ पे वो जो जल था ना, वो जल में जो वो कूदता था और वो कूदना ना मिले तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि वो वहाँ पे 1-2 दिन ही कूदा था और उसके बाद उसे नहा धोकर जब वो बैठा तो उसे बुखार चढ़ गया। और बुखार वो ऐसा चढ़ा कि वो चढ़ता ही चला गया, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रज़ाई पर रज़ाई। और रात के 12 बजे जब वो उतरा तो रात 12 बजे के बाद, यानी कि पूरा दिन, पूरे उसमें आधी रात पहुँच गई, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे में तो जो है वो दादी माँ तो परेशान होनी थी, क्योंकि दादी को अपने पोते पोतियों से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है। ये तो आपने घर में भी देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी।
उसी झाग वाले जल में, क्योंकि रास्ते में जब जल पड़ा तो उसमें तो उनका कपड़े भीगने ही थे। पतले दुबले स्नेह सने, स्नेह मतलब क्या है? प्यार। स्नेह सने शरीर का सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य मतलब अभी अभी, सद्य का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी अभी, ठीक है। टपके हुए जल की शीतलता, अब शीतलता क्या है? ठंडक। शीतल मतलब ठंडक देने वाला। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी कि वो बाहर से आई और वो भीगी हुई थी। आते ही उन्होंने मेरे बालों के सिरों पर, मतलब अभी अभी जो है वो टपकते हुए जल की शीतल, तो जैसे उन्होंने हाथ छुआ तो उनके जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने मेरा सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल, आंचल की गांठ मतलब जो पल्लू था उसकी गांठ खोल कर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी कि वो कहीं गई थी, कोई जैसे कोई नीम हकीम के पास जाते हैं ना, तो उनके पास में कोई कोई वो दे देता है भभूत वगैरह, राख जैसे टाइप से, तो उन्होंने कोई मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, जब मैं बीमार था तो दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा जलती, पंखा क्योंकि पहले ऐसे लाइट तो होती नहीं थी 24 घंटे, ना ये था कि इन्वर्टर की सुविधा होती थी, पहले हाथ से ही पंखा झलते थे। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी कि मेरा बदन इतना तप रहा था तो वो कभी कभी कपड़े से भी मेरे हाथ पैरों को सहलाती थी। यानी जैसे हम लोग जब बुखार हो जाता है ना, जब ज़्यादा होता है फीवर, तो ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, तो इसी तरह से वो कपड़े से सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप, दालचीनी क्या होता है? एक आप चान उसमें जब चाय बनाते हैं उसमें भी डालते हैं ना, कि एक पेड़ की छाल होती है, ये जो दालचीनी होती है वो छाल होती है, ठीक है। और 20 बार मतलब 20 बार, यानी 10-20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती कि देखूं अब कितना है, अब कितना है। फिर उसके बाद वो घर में सबको, जो भी कोई घर में काम करने वाले थे, सबको बोलती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। बड़े लोग तो होते ही ऐसे हैं, वो बहुत ज़्यादा वहमी भी होते हैं और बोलते हैं कि मतलब, और पहले बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो ये चीज़ें मानते भी थे, और इन चीज़ों को करने से कई बार हम सोचते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें होती भी हैं कि खिचड़ी कैसी खानी चाहिए, वो खाने पीने का ध्यान रखते थे कि कोई बाहर से आकर तुरंत बाहर की गर्मी एकदम से तुरंत बीमार आदमी के पास आ जाए तो वो भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें बड़े लोगों को याद रहती थी। तो ऐसी ही थी दादी माँ, तो वो पूछ पूछ के, इस तरह के प्रश्न पूछ पूछ के घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, क्योंकि पहले बुज़ुर्ग आप इतने डॉक्टर तो नहीं थे ना पहले कि भाई सबको ऐसे दवाई मिल जाती, लेकिन हाँ ये है कि पहले हर घर में अपने ही हकीम होते थे, अपने ही देसी जड़ी बूटियों से इलाज कर लिया करते थे। तो गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, सरसाम क्या होता है, जो सर में बुखार चढ़ जाता है उसको बोलते हैं, निमोनिया, निमोनिया मतलब फेफड़ों की बीमारी, मलेरिया क्या होता है, वो मच्छर से फैलता है, तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग से और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, ये मतलब बीमारियों में तो वो बताती थी। और महामारी जैसे आजकल अभी तो क्या कौन सी महामारी फैल रही है, कोविड-19, तो विसूचिका मतलब जो डेली हर महीने जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए जो है, उठ कर के वो स्नान आदि के बाद जो गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल आदि की धूप वो देती थी। कोई भी अगर बीमारी होती थी तो लोगों को भी बताती थी, अड़ोस पड़ोस में जो कोई भी बीमार होता तो उनके घर चल जाती थी, किसी का माथा छूकर देखती थी, किसी का पेट छूकर देखती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई वो इतना थी कि मतलब घर में कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ, गिलाफ मतलब जो ओढ़ने वाला होता है, तो वो पागल जैसे हो जाती थी, क्योंकि उन्हें हर काम जो है वो समय पे चाहिए होता था और सही कायदे से होना चाहिए था।
मिश्री और शहद जो कि दवाई के साथ मिला करके देते हैं, वो भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। वो हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखती थी। आपके भी घर में बड़े बुज़ुर्ग होंगे तो आप भी ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना कि बड़े बुज़ुर्ग कैसे करते हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, वो लेखक बोल रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर वो बात नहीं जैसे माँ करती थी। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पका कर, यानी जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, बावर्ची जिसे बोलते हैं, शेफ़ आप तो अपनी भाषा में बोलते हैं, खिचड़ी या नींबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, नाड़ी मतलब नब्ज़ जिससे बुखार चेक करते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, यानी कि जो वो कड़वी दवाई होती है ना जो देते हैं, उसमें उसका जो मिक्सचर होता है कुनैन का, उससे ऐसा लगता है कि मानो अब ये पीनी पड़ेगी तो बुखार डर के मारे ही भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है, पर ना जाने क्यों, क्योंकि उस बुखार ने क्या कर दिया था, मेरी मस्ती को छीन लिया था। ये कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहा है। तो वो ऐसे बुखार को बोलता है कि मुझे वैसा बुखार बुलाने का दिल नहीं करता। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है रामी की चाची है ये, और ये है दादी माँ। अब इन दोनों की बातचीत आपको सुनाते हैं, ये क्या कह रही है। ठीक है, चलिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी, सारा दिन। उसके जो भाई थे, वो उनका भाई का नाम क्या था, किशन। तो वो किशन की शादी में जो है बहुत उत्साह उन्होंने मनाया। सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब यहाँ पे जो है किशन भैया के साथ, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग अभी घर में इतना वैल्यू कोई करता नहीं है बड़ों की, जबकि करनी चाहिए। जो पहला बड़ा मुखिया होता था ना, उसकी बात अलग होती थी। तो दादी माँ का भी वही रुतबा था घर में कि वो करती तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनके बिना कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता था। सब उनका मान सम्मान करते थे। तो एक दिन की बात है कि वो जैसे घर में दोपहर को लौटा तो उसने क्या देखा, देखिए बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी उसका दोस्त था। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के। सूद मतलब यहाँ पे क्या है, ब्याज। ठीक है, ब्याज। अब ब्याज क्या, जैसे कोई भी किसी से कोई पैसा उधार लेता है तो उसके एवज में उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंग्लिश में हम उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में ब्याज बोलते हैं, और सूद गांव की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो वो बोलती है कि सूद आज ही दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी। यहाँ पे देखिए विस्मा दी है, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, डॉट डॉट डॉट। आपको मैंने बताया था डॉट 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 का मतलब क्या होता है। डॉट डॉट का मतलब बात बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ही दी गई है। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। वो बोलती, क्योंकि वो उसका उधार नहीं चुका पा रही थी, और वो उससे बोलती मुझे थोड़ा सा मदद दे दो कि फसल कट जाएगी जब दे दूँगी। तो वो उसको रामी की चाची को धमका रही है, कह रही है कि जब तुझे ज़रूरत थी तब तो सबसे मांगती फिर रही थी, किसी ने दिया नहीं था, और मैंने दे दिया तो अब समय से लौटा भी नहीं रही है। तो वो बोलती है, अभी देखिए यहाँ पे दूंगी मालकिन। रामी की चाची क्या कह रही है, दूंगी मालकिन। दूंगी के बाद में अल्प विराम है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, और ये उदाहरण चिन्ह है। इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में बोलते हैं, और उदाहरण चिन्ह यहाँ पे डबल है, यानी कि जो के त्यों कहे हुए वचन है। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का मतलब निपटारा, यानी उद्धार, यानी कि उसकी शादी कैसे होगी। ठीक है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, अब जो है
वो लेखक आया उनके पास में, वो क्या बोल रहा है, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। ये लेखक बोल रहा है, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, दादी माँ लेखक को क्या बोल रही है, चल चल, चला है समझाने। ठीक है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, क्योंकि जब दादी माँ ने डांट दिया तो जाना ही पड़ेगा। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया, यानी कि ये जो बात थी मैं एकदम भूल गया कि क्या हुआ था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर, विह्वल का मतलब क्या है यहाँ पे? विह्वल मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, जैसे एकदम से मतलब दिल से, जैसे किसी ने कोई उपकार किया हो तो उसका उपकार मानते हुए, विह्वल होकर, उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब मैं तो धन्य हो गई, भगवान भला करे, मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। तो वो दादी माँ के बारे में उसके सामने, किसके, लेखक के सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ाई कर रही थी कि इतनी दयालु हैं कि उस दिन तो थोड़ा मुझे धमका रही थी, लेकिन बाद में वो आई और पहला जो कर्जा था, जितने भी मेरे पास उनके रुपए थे, वो सारे माफ़ कर दिया और मेरी बेटी को 10 रुपये भी दिए और बोली कि 2-5 रुपये के लिए जग हंसाई मत करना, ठीक है। तो बेटा वो तो देवता हैं, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा धन्नो चाची से, यानी रामी की चाची से मैंने पूछा कि उस रोज़ तो आपको बड़ा डांट रही थी दादी। तो वह बोली, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तर्क मतलब यानी उसका जो बोलने के वो थी, जो उसने तर्क दिया था, जो उसने उस बात के वो बोली कि हाँ कोई बात नहीं, बड़े हैं वो तो का, तो उन्होंने जो तर्क दिया उसको मैं हंसता हुआ करके आगे चला गया कि चलो ठीक है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। पहले ऐसे ही होता था, आजकल तो 1-2 दिन में शादी निपटारा हो जाता, लेकिन पहले शादियां बहुत बहुत दिन तक चलती थी और जो लेडीज़ हैं वो सारी घर में आकर के संगीत करती थी। विवाह की रात जब लड़का पहले लड़के के यहाँ से कोई भी लेडीज़ लोग जो है वो ससुराल में नहीं जाती थी, छोटे बच्चे और औरतें घर में ही रहती थी और वो फिर मिल कर के बहुत ही नाटक खेलती थी, अभिनय करती थी। तो विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक जितने भी विवाह के संस्कार होते, रिचुअल्स होते हैं, वो सारे उस नाटक में दिखाए जाते हैं। सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, जेंट्स भी वही बनती हैं, लेडीज़ भी वही बनती हैं, चूड़ी वाले भी बनती हैं, आगे जो भी जितने भी किरदार हैं वो सब लेडीज़ ही करती, क्योंकि उस समय जेंट्स कोई भी होता नहीं घर में। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान मतलब जो ये होता है ना, पहले आंगन बीच में होता था और जो इधर कमरा और जो बीच में एक गैलरी टाइप होती थी, और या फिर दलान जैसे कोई एक कमरा होता ना दूर सा छत पे भी होता है, उसे भी कई जगह हर एक भाषा में अलग अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से बोलते हैं दलान को। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, क्योंकि मेरा जो मामा का लड़का था वो बारात जा चुकी थी, वो तब आया था। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि औरतें जो हैं वो जेंट्स लोगों को वहाँ पे नहीं रुकने देती, क्योंकि उन्हें नाटक खेलना होता है और वो जेंट्स लोगों के आगे नहीं खेलती। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा मतलब ईश्वर, तो उनसे कैसा पर्दा, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रही है, छोड़ो इनके सामने इसके कैसा पर्दा। तो दादी माँ ने उनको डांट दिया। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं,
तो भेद खुल जाए कि ये सो नहीं रहे, जाग रहे, निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया, यानी कि सारी बात खुल गई और मैं हंसने लगा, क्योंकि हंसी में रोक ही नहीं पाया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। जैसे मेरी हंसी आई तो देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती, क्यों उसके मुंह लग रही है तू? तो सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता है, यानी क्षमा। अभयदान का मतलब क्या है यहाँ पे? क्षमा। ठीक, चलिए, क्योंकि दादी माँ होती ही ऐसी हैं, वो अपने बच्चों को जो है वो बचा ही लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्य चक्र मतलब घटना, जीवन के सूखे पत्ते सा। वात्य चक्र का मतलब क्या है? जैसे कोई घटना होती है ना, तूफान आता है, ऐसे जैसे तूफान में जीवन के सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, यानी धोखे का, जैसे कोई ऐसा लगता ना जैसे जीवन में कुछ भी ना रहा हो और धोखा दे दिया हो, क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं धोखा जो दिया था। क्योंकि दादा हमेशा बोलते थे कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया, इसलिए वो जो है वो हर एक चीज़ को धोखा समझती थी। पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। वो बोलते थे कि उन्हें आगे भेजेंगे वो और पीछे पीछे वो जाएंगे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, यानी कि जब कहते हैं ना, जब घर में कोई कमाने वाला रहता नहीं है तो फिर घर में कोई भी जैसा मुखिया नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। तो लोग बाग, जब दादा की मृत्यु हो गई तो लोग बाग जो है मुंह पे कुछ और बोलते थे, पीछे कुछ और बोलते थे। कहते हैं मुंह पे बहुत भले बनते थे और पीछे से बोलते थे बताओ इनके घर में ये है वो है, मतलब जग हंसाई करते थे, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं था, सब बिगाड़ने वाले थे। जब दादाजी का श्राद्ध आया तो दादी माँ ने मना किया मेरे पिताजी को कि इतना खर्चा मत कर। अतुल संपत्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा खर्चा किया, जबकि इतनी आमदनी उनकी थी नहीं और घर में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी थी पैसे की, लेकिन वो माने नहीं। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ के दिन कहाँ आते हैं? जनवरी और दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के बीच में जो है वो माह के दिन आते हैं। और उसके बाद फरवरी में फागुन आ जाता है। ठीक है, कड़ाके का जाड़ा था, क्योंकि जनवरी में ही सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ा हुआ था। जाड़ा मतलब सर्दी। पछुआ का सन्नाटा। पछुआ मतलब पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती हैं उसकी जो शीत लहरें आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती हैं और जो हड्डियों में चुभ जाती हैं। कि पाला, पाला मतलब उंगलियां भी कटने लगती हैं। पाला मतलब जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ता है ना, तो उसका मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उससे क्या होता है, सूज के अंदर भी उंगलियां कटने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो उंगलियां पैर में अलग ही हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दुखता है। तो उसे पाले की शीत की हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर, कातर मतलब जो तेज़ निगाहें आँखों में, मैंने जो कि हर एक बात को अपने सर माथे रख लेती, हर एक बात को संभाल लेती थी। उनकी आँखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली तो फिर मैंने बोला, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जब मैंने इस तरह से बोला तो फिर दादी माँ क्या बोलती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तब मैंने बोला, दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर
देखा। यानी कि मैंने उनसे, क्योंकि वो इतनी सर्दी में गीली धोती लपेटे हुए बैठी हैं और उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू देखे नहीं थे। मैंने पूछा, दादी माँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं पूछूँ? तो दादी माँ ने बड़ी स्नेहपूर्वक आंखों से मुझे देखा। क्या है? पूछ। देखिए यहाँ पे आपको दृश्य भी दिखाया जा रहा है। ये जो है ये दादी माँ है और ये संदूक है जिस पे ये दिया जल रहा है। तो वो संदूक पे दिया जलाए बैठी हैं। ये देखिए ये दिया है, ये उनका संदूक है, ठीक है। तो वो बोलती है, क्या है? पूछ। जैसे ही उसने पूछा ना लेखक ने, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। यानी कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुम रोती थी, तो दादी माँ ने अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा कि चल पागल है तू, तूने अभी तक खाना नहीं खाया ना, चल मैं तुझे देती हूँ। तब मैंने उन्हें कहा कि माँ धोती तो बदल लो दादी माँ, तो मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। माँ ने बोला, दादी माँ ने क्या बोला? बच्चे का वो उसे लेखक को बोलते हुए बोलती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझसे खींचती रसोई में ले गई, यानी कि मुझे खींच करके रसोई में लेगी उस गीली धोती में कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? दूसरा चारा मतलब दूसरा इसका उपाय ही क्या है? बाबू बोले, रुपया क्यों देता नहीं? रुपया कोई देता नहीं, कितने के अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए थे, यानी कि उधार जो ले रखा था वो लोग मांगते हैं तो उनके पास देने के लिए कोई पैसा है नहीं। तब दादी बोलती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया, मैंने उसे पहना ही नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। यानी कि उन्होंने एक कंगन निकाल के दिया, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत दिक्कत थी, वो पैसे के लिए ही बोल रहे थे। तो उन्होंने वो कंगन निकालते हुए कहा कि जो बड़े लोग हैं ये उनकी निशानी है, और वो आगा पीछा यानी कि जो अपना कठिन समय है उसके लिए इस तरह से ही वो चीज़ें बना करके रखते थे कि समय आने पर ये काम आएंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। अभी देखिए, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी जो कि ऐसा तो कौन होता है इंसान? कोई नहीं होता है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ के से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पाँखें नहीं है, ये आँखें हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये आँखें हैं, पाँखें नहीं है, तो मिसप्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। फैलाकर काली आँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, या ये पाँखें मतलब पंख भी हो सकता है, ठीक है। ये खिड़की पर बैठ गया, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। चींटियों सी कतारें मतलब जैसे चींटी एक के पीछे एक चलती है ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो लाइन धूमिल मतलब धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही है। मुझे अपनी आँखों पर जो है वो विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि ये जो कहानी है, जो शिव प्रसाद सिंह जी ने ये कहानी जो हमारे सामने प्रस्तुत की है, उन्होंने ये कहानी कहाँ से शुरू की है? ये एक पत्र आता है लेखक के पास में, और उस पत्र में जो है दादी माँ का, किशन भैया ने वो पत्र लिखा जो उनका भाई है कि दादी माँ नहीं रही, और वो इसी पत्र को लिए उसके बचपन की सारी घटनाएं वो अपने अंदर याद कर लेता। और जैसे ही वो कौवा जो है उतर कर खजूर के पेड़ से उड़ कर के उनके घर की खिड़की पर बैठता है, अचानक से उसका भ्रम टूट जाता है और वो सोचता है कि क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही।
तो यहाँ पे ये देखिए, इसके जो ये अब प्रश्न हैं, प्रश्न के उत्तर मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपको कहानी इतने अच्छे से समझाई गई है कि आप खुद ही से कर लेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आई। तो लेखक जो है वो कहाँ रहता था? हॉस्टल में रहता था, दूर रहता था वहाँ पे बच्चों के पास पढ़ने के लिए। तो अपने गांव की दादी माँ की उसे याद आती ही थी कि कठिन परिस्थितियों में जब वो घबरा जाता था, बुखार आने पर जो दादी माँ थी वो उसका अच्छे से ध्यान रखती थी, खाने से लेकर सफाई तक का उसका पूरा ध्यान होता था। बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी छत्र छाया में उनके हमें आश्रय मिल ही जाता था। वह न केवल घर बल्कि गांव के लोगों का भी पूरा ध्यान रखती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद तो पिताजी के द्वारा अधिक जब उन्होंने धन खर्च कर दिया था तो उसमें भी उन्होंने अपना कंगन देकर जो है वो सहायता की थी। बरसात के दिनों में झाग से भरे तालाब में नहाना और दादी माँ के साथ बिताए उनके उसको सारे के सारे वो जो पल हैं वो याद आ जाते हैं। नंबर 2 है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ पे जो है जब उसके दादाजी की मृत्यु हो गई तो शुभ चिंतकों का आना जाना ज़्यादा हो गया, जबकि वो वास्तव में भला नहीं चाहते थे। वे रीति रिवाजों के नाम पर अधिक पैसा खर्च कर दिया। उसके पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर भी श्राद्ध में अधिक खर्च किया। पिताजी के पास तो पैसा था नहीं, उधार लिया, जिसके कारण जो है वो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्योंकि जब हम कोई भी जगह पर जब हम ढंग से नहीं चलेंगे तो स्थिति तो खराब होनी ही है। आप देखिए यहाँ पे नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का जो है दूसरों के सुख दुख में काम आने वाला जो पक्ष है वो सबसे अच्छा लगता है। घर या बाहर जो है वो दादी हर जगह मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती थी। जब रामी की चाची ने रुपया देने में असमर्थता प्रकट की तो वहाँ पे दादी ने उसे खूब डांटा, जबकि उसकी लड़की की शादी में खुद ही जा कर के 10 रुपये भी दे आई, पिछला उधार भी माफ़ कर दिया, पिताजी की मुसीबत के समय भी अपना कंगन दे दिया। उनका मानना तो ये था कि चीज़ें मुसीबत के समय के लिए ही बनी है। तो उनका ये स्वभाव जो है वो जो दूसरों की मदद करने वाला है वो हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। तो ये थे इसके 3 जो मेन है जो प्रश्नों के उत्तर है, ठीक है। अब है कहानी से आगे। कहानी से आगे में जो है यहाँ पे देखिए, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार जो है, आषाढ़, माघ। इन महीनों के में मौसम कैसा रहता है वो मौसम आपने लिखना है, जो कि आपको पढ़ाते वक्त हमने बताया भी है, ठीक है। आषाढ़ कौन सा महीना होता है? जब जून होता है। माघ कौन सा महीना? तो दिसंबर होता है। क्वार मतलब कार्तिक का महीना होता है जो उसको, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा है जो उससे आ गया है कहानी से। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सर्दी का सीज़न होता है उसमें क्या आता है? गन्ने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खाने वाली होती है, गाजर आती है। और जब गर्मियाँ आती हैं, जो आषाढ़ का महीना आता है उसमें लीची वगैरह आती हैं। फिर जो उसके बाद में आता है आषाढ़ का महीना, उसी में आपके जामुन और ये आम वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब उसके बाद है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना को मैंने बताया, ये आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपकी कल्पना के लिए। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा या उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय पर आप एक निबंध भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। क्योंकि ऋण जो है वो आज आपने कई बार सुना भी होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि किसानों को ऋण लेना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी होती नहीं है और जब फसल उगती है तो उसके लिए खर्चा लगता है। तो पारिवारिक स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार हमें हर किसी को ऋण लेना पड़ सकता है। इसमें चाहे उस समय की बात हो या आज की बात हो, ऋण सभी लेते हैं। तो ऋण होता क्या है, ये कैसे मिलता है? आजकल तो बैंकों की सुविधा है, पहले तो बैंक नहीं होते थे, तो जो लोग सक्षम होते थे उन्हीं से उधार लिया जाता था, ठीक। अब है नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए, या आप अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस करके लिख सकते हैं, ठीक है।
सोच भी सकते हैं, लिखना भी ज़रूरी नहीं है। अब आती है भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण। ठीक, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते, अनमनासा, सन से सफ़ेद। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। सी, जरा सी, अनमना सा, सन से। तो ये शब्द हैं, जब यहाँ पे सा लगा है तो ये क्या बन गया? ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि समानता का बोध कराने के लिए, यानी कि जहाँ पे यहाँ अगर हम इसे कविता वगैरह में लें तो अलंकार की सुशोभिता हो जाती है कि सा हो गया, लग गया। लेकिन यहाँ गद्य भाग में ये अलंकार नहीं होते। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग है। तो ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। ऐसे ही शब्द आपको 5 इसमें से ढूंढने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नंबर 2 है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। ये आपको इसमें से ढूंढना है। अब वो आपकी अध्यापक के या अध्यापिका के ऊपर निर्भर है कि वो आपको कैसे कराती हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो भी है इसमें, जो भी आपका अभ्यास कार्य में पीछे की साइड होता है उसे ध्यान से पढ़ना ज़रूर है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। ठीक है, ये शब्द, इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा भी बोलते हैं, चुड़त्र भी बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं। इसी प्रकार छौंका को छौंक भी बोलते हैं, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द कर्म से निकास, निक्सार मतलब निकासी, निकलना, और उरिन मतलब ऋण यानी कर्जा, और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों का बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। यानी कि हमारा जो देश है वो अनेक भाषाओं का, अनेक बोलियों का देश है। हर एक क्षेत्र की अलग भाषा होती है, अलग एक क्षेत्र की बोली होती है। क्या हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि घाट घाट पे पानी बदलता है और घाट घाट पे भाषा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन जो शब्दों को है वो क्या बोला जाता है, ये अपनी भाषा में आप बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद में लिखिए। तो ये आपका जो अध्याय है वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। जो भी कोई आप चैप्टर पढ़ते हो ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर के पढ़िए, जिससे आपको उस चैप्टर में आए हुए अनोखे शब्द, नए शब्द, कठिन शब्द भी समझ में आए। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको पेंसिल लेकर ज़रूर बैठना है। ठीक है, तो ये अध्याय आपका ख़त्म हो गया। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब जल्दी से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।